दिसंबर में जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए थे, उस समय हमने मन बनाया था कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर जनता के बीच जाकर ही जाना जाए कि हालात क्या हैं। और उस भावना के तहत हमने सभी 33 जिलों में जिला संवाद के माध्यम से इस श्रृंखला को शुरू करने का फैसला किया। इस क्रम में आज हमारा इस नवगठित जिले अर्थात गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 23वां आयोजन है और इस 23वें आयोजन के अंतर्गत ये तीसरा सत्र है, जिसमें इस जिले की प्रशासनिक इकाई के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे साथ में हैं। मेरी दाईं ओर इस जिले के जिलाधीश संतोष देवांगन जी हैं। 2 माह पहले ही उन्हें यह दायित्व मिला है। एक चुनौतीपूर्ण जिले में वह इस दायित्व को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर ले रहे हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां संतोष देवांगन जी के लिए। एक सीमावर्ती जिला, आदिवासी बहुल जिला, जिसकी अपनी अलग किस्म की चुनौतियां हैं, वहां पर पुलिस अधीक्षक के तौर पर मनोज जी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी। और ये जिला जिसे अपने वनों के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है और काफी चुनौतीपूर्ण है। हाथी और आदमी के संघर्ष के लिए ये जिला सुर्खियों में रहता है। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण जिले में बतौर वन मंडलाधिकारी वर्षा जी कार्यरत हैं। जाऊंगा एक बार जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए। और चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करते हैं। कितना घबराए आप जब आदेश आया कि आपको मरवाही जाना है? शुरू करें जी। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में मुझे सम्मान पूर्वक यहां आहूत करने के लिए हरिभूमि और आईएनएच परिवार को मैं हृदय से शुक्रिया कहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी दूसरी लाइन मेरे जिले की जनता, जनप्रतिनिधि और मीडिया के साथियों को समर्पित है, जिन्होंने इस 2 महीने से भी कम समय में मेरा भरपूर साथ दिया और मेरे हर निर्णय को हाथों हाथ लेकर के स्वागत किया। रही बात डरने और घबराने की, तो जब मैं एसडीएम बिलासपुर के रूप में कार्यरत था और उसके पश्चात जब मैंने ज्वाइंट कलेक्टर का वहां चार्ज लिया था, तो इस तत्कालीन पेंड्रा, मरवाही, गौरेला में मेरा आना जाना होता था। मैं यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित रहा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने मायके जा रहा हूं। क्या हुआ? डर तो नहीं लगा, खुशी महसूस हुई कि कम से कम सरकार ने मुझे एक मौका दिया कि मैं शायद यहाँ की जनता के लिए, विकास के लिए कुछ कर सकूं। तो एक लंबे अरसे के बाद आपका मायके आना हुआ। मायका कितना बदल गया तब से अब तक? समय के साथ हर जगह बदलाव होता है। मायके में भी बदलाव हुआ है। जो मेरे चिर परिचित चेहरे थे वो कहीं अदृश्य है और नेतृत्व की एक नई खेप, सशक्त और मजबूत खेप इस जिले में मुझे दिखाई दी। जी। जनता थोड़ी सी शिकायती है लेकिन सहयोगी है। जी। जनप्रतिनिधि आगे बढ़ करके मुझे सहयोग कर रहे हैं और सबसे बड़ा, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, 2 महीने में मेरा अनुभव है कि यहां की मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सहयोग तो मीडिया ने भी किया, जनप्रतिनिधि ने भी किया, लेकिन किस काम के लिए किया? मतलब क्या करना शुरू किए हैं जिसमें सहयोग मिलना शुरू हो गया? आया था 8 तारीख को मैं ज्वाइन किया हूं, 8 मई को। 9 तारीख को मैं जनगणना के कार्यों से फील्ड में उतर गया। जी। उस समय केवल जनगणना का कार्य 6% हुआ था और 1 सप्ताह के अंदर ही हम उसको
94% तक लेकर के गए। जी तो जो मैंने अपील की, आह्वान किया, उसको मेरी जिले की जनता ने हाथों हाथ लिया और हम प्रदेश में प्रथम आए। जी। तो जनगणना में तो प्रथम आ गए, बाकी मामलों में क्या हालत है? शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से क्या अनुभव है? सब बहुत मजे में चल रहा है? नहीं नहीं, या बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है भाई हालात? निश्चित रूप से दूरस्थ अंचल है, आदिवासी क्षेत्र रहा है, भौगोलिक विषमताएं हैं। पूर्व कलेक्टर ने काफी मेहनत की थी, जिसके चलते 10वीं और 12वीं का रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा। कभी यह जिला 35वें नंबर पे आता रहा। पूर्व कलेक्टर और उनके सहयोगी साथियों के कारण, विद्यार्थियों के अपने परिश्रम, उनके पालकों के सहयोग के कारण 10वीं में 14वें नंबर पे और 12वीं में 13वें नंबर पे यह जिला आया। न केवल आया, मेरिट में 12वीं में यहां से 4 बच्चे आए। जी। मैंने पाया कि यहां 12वीं में इस जिले के 4 बच्चे मेरिट में आए। जी, उस पर भी आप लोगों की प्रतिक्रिया इतनी ठंडी, आप अपने बच्चों की उपलब्धियों से संतुष्ट या गौरवान्वित नहीं है? चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उन चारों बच्चों के लिए। जी संतोष जी। आपने स्वास्थ्य की बात कही। जी। स्वास्थ्य इस क्षेत्र में हमेशा से थोड़ा सा शहरों की अपेक्षा कम महत्व का रहा है, ऐसा मुझे 2 महीने में प्रतीत हुआ। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। अधिकांश जो मरीज है वो आसपास के जिलों में ही अच्छी इलाज के लिए जाते रहे हैं, पर जो कमतर आर्थिक व्यवस्था के हैं वो यहीं रह जाते हैं और उनको हमारे चूंकि स्वास्थ्य विभाग में एनेस्थेसिया, मेडिकल ऑफिसर, एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की कमी है, उस कारण से उनको वह सुविधाएं नहीं मिल पाती जिसके वो योग्य हैं। एक विषय और बताइए जी। अब जिला गोरेला, पेंड्रा, मरवाही कैसे फैसला करते हैं संतोष जी, जब कोई विषय आता है ये गोरेला के लिए करना है या पेंड्रा के लिए करना है या ये मरवाही के लिए करना है? हिमांशु जी, जब मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठता हूं तो मैं भेद नहीं कर पाता। जैसे एक पिता अपने परिवार में अपने 3 बच्चों या 3 बेटियों के बीच में भेद नहीं करता, वैसे मैं गौरेला, पेंड्रा और मरवाही के बीच में भेद नहीं करता। अभी तक के जो मेरे फैसले हुए हैं या निर्णय हुए हैं या जनता की जो मांग आई है, आप 1 मिनट देंगे तो मैं बताऊं? जी जी। उस पे मैंने पाया कि इस क्षेत्र में चूंकि जंगलात बहुत है, वनी क्षेत्र है, सुशासन त्योहार में हमारे बीच में यहां बकरा और बकरी पालन की बहुत मांग आई है। 121 मांग आई, हमको केवल 30 यूनिट का लक्ष्य मिला, स्वीकृति हुई है। मैंने पाया कि हमारे क्षेत्र में पकरिया का एक पशुपालन केंद्र है, वो 1928 से स्थापित है, 113 एकड़ का है। यदि उसको हम संवर्धित कर दें, शासन मेरे लक्ष्य को बढ़ा दें, तो 120 परिवार की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बदलेगी। दूसरा, मैंने लक्ष्य पाया कि मत्स्य पालन पर्याप्त मात्रा में होता है। जी। मलनिया एक क्षेत्र है, हमारा डैम क्षेत्र है, वहां एक मछुआ समिति को हमने कार्य पे लगाया हुआ है। उनकी वार्षिक आय लगभग 30 लाख तक गई है। यह वनीय क्षेत्र होने के कारण वन उत्पाद पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मेरे एक साथी हैं, यहीं बैठे हैं, वो 8 करोड़ का केवल अमचूर बेचते हैं। जी। तो पर्याप्त मात्रा में यहां हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। उस पे यदि हम काम करें, उसको संगठित होकर के लगाएं। मैडम आगे बताएंगी कि दानी कुंडी में उनका एक प्रक्षेत्र है। उस दानी कुंडी में केवल जामुन का पल्प निकाल के, सीताफल का पल्प निकाल के आइसक्रीम के लिए रायपुर भेजा जाता था। आम और अमचूर यहां पर्याप्त मात्रा में है। मुनगा और आंवला यहां पर्याप्त मात्रा में है। 4 चिरौंजी की प्रचुरता है। एक कमी मैंने पाया,
7 क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे नदियां प्रवाहित होती है। 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र है। हमारे पास में शासन स्वीकृति दे दे तो बहुत से युवाओं को, बहुत से ग्रामीणों को यहाँ रेत खदान के रूप में स्वीकृति मिलेगी, उनको कार्य मिलेगा और शासन को राजस्व मिलेगा। अच्छा संतोष जी, ये बताओ, रेत खोदने के लिए अनुमति की वाकई जरूरत है इस जिले में? आपका आशय समझ गया। हर वह कार्य जो भूमि अंतर्गत कोई खोद करके कहीं ले जाएगा, माइनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए शासन के अनुमति की आवश्यकता है और उनको लेना चाहिए। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि केवल 3 महीने में हम लोगों ने अभी 33 लाख रुपया का माइनिंग का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। पिछले जब मैं आया था, मैंने चार्ट में देखा था तो 1 महीने में केवल 4 लाख रुपया इकट्ठा होता था। अभी मेरे समय में केवल 2 महीने में, क्षमा चाहूंगा 3 महीने बोल पाया, 2 महीने में 33 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है, तो 4 लाख की तुलना में। तो पहले क्या हो रहा था? जनता बताएगी। तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? कलेक्टर ने ही तो कसा है जिसको ये जनता सहयोग कर रही है। तो किसको कसे कलेक्टर साहब? व्यवस्था को। और व्यवस्था के कसने से किस पर प्रभाव पड़ा? सब पे जनता प्रभाव पर या नेता पर? नहीं, नेताओं पे प्रभाव नहीं पड़ता, नेता इन सब में संलग्न नहीं है। मतलब आपका कहना है कि मरवाही में अवैध रेत उत्खनन में नेताओं की कोई भूमिका नहीं रहती थी? नहीं, मेरा ये कहना है, आम जनता ही थी जो इस चक्कर में पड़ जाती है। मेरा ये कहना है कि जो जनमानस था वो आवास निर्माण के नाम से शायद उनको जानकारी नहीं थी, इसीलिए ट्रैक्टर्स ले जाते थे। हमने पंचायतों के माध्यम से उनको अवगत कराया कि इन सब चीजों के लिए भी आवास में स्वीकृति प्राप्त हुई है, आप उसका विधिवत ले जाइए, राशि जमा कीजिए। काम बन गया। तो चलिए काम बन गया, लेकिन मनोज जी आपके लिए काम कितना बढ़ गया? क्या ज्यादा बड़ी चुनौती है यहां पर पुलिस के लिए? वैसे तो गौरेला पेंड्रा मरवाही काफी शांत जिला है जी, और लेकिन चूंकि बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर लगा हुआ है, स्टेट बॉर्डर है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्राइम होते हैं। मनेन्द्रगढ़ से लगा हुआ है, वहां भी कुछ क्रिमिनल का एक पूरा रहवास है, तो कुछ क्राइम ऐसे होते रहते हैं। वो एक हमारे लिए एक इशू है। किस प्रकार का क्राइम यहाँ चुनौती है? कुछ तो गांजे का जो ट्रेक रूट है, ये गांजा यहाँ से उड़ीसा से लेके पूरा बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक जाता है जी। तो निश्चित रूप से वो एक हमारे लिए एक चुनौती है कि उस तस्करी को, जो ट्रेक रूट है, उसको हम बंद कर पाएं। पर आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? उड़ीसा कहां, महासमुंद वाला इलाका, मरवाही कहां, बिल्कुल छत्तीसगढ़ क्रॉस करके आओ तब मरवाही। नहीं, फिर भी के रास्ते में क्या होता है? नहीं होता है। सभी लोग इस पे तत्पर हैं, करते हैं। महासमुंद में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और उसी का कारण है कि ये ट्रेक थोड़ा सा अभी उनके लिए मुफीद नहीं रहा है। जी। और आपके पास में अमले की क्या स्थिति है? किसकी? अमले की, पुलिस बल की क्या स्थिति है? निश्चित रूप नेताओं की सुरक्षा में पूरा अमला लगा रहता है या बाकी चीजों पर भी फोर्स है आपके पास? नहीं, मेरे फोर्स को नेताओं की सुरक्षा पे नहीं लगाया गया है। नेताओं की सुरक्षा जो वीआईपी बटालियन है जी, उनके माध्यम से होता है। जिले की फोर्स जिले की कानून व्यवस्था के लिए ही उपयोग में आती है और निश्चित रूप से अमला कम है। अमले की हर जगह कमी महसूस की जाती है, वो गौरेला पेंड्रा के साथ भी है और फिर भी उसके बेहतर समायोजन से हम लोग कानून व्यवस्था प्रयास करते हैं। शराब वराब का मामला? जी, शराब वराब का मामला लोग खुद ही व्यवस्था कर लेते हैं या इधर उधर से मंगानी पड़ती है? क्या है इस जिले में? नहीं, शराब तो जो व्यवस्था है वही है ना। इसमें तो अभी तो हमारी सरकार जो है शराब को खुद वो कर रही है, सेल कर रही है। तो ऐसी कोई बाहर से शराब आने की या ऐसी कोई सूचना नहीं है। और लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे शराब के दाम ज्यादा हैं, पड़ोसी राज्यों से लाओ तो मुनाफा ठीक हो जाता है। आपका अनुभव क्या आ रहा है?
नहीं मध्य प्रदेश से लोग अब शराब लेकर आ रहे हैं या अब उस मामले से आप बच गए? नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा प्रकरण नहीं है। कभी कभार ऐसा हो भी जाए, लेकिन आमतौर पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ समस्या कौन है? मैं यदि गौरेला पेंड्रा के ही उससे सोचूं तो यहाँ एक ट्रैफिक की समस्या है, जिससे अभी आप भी रूबरू हुए होंगे। दुर्गा चौक में, जिसमें हमारी मतलब गाड़ियां रुक गई थी जी। तो ये एक समस्या है। उसका रीजन ये है कि शहर की सड़कें जो हैं थोड़ी सकरी हैं, और निश्चित रूप से जो आसपास के किनारे की दुकान हैं वो भी उसको थोड़ा और सकरा कर देते हैं। वो एक ट्रैफिक की समस्या है, और उससे हम लोग जन सहयोग से उनसे हमेशा ये चाहते हैं कि जनता का सहयोग हमको मिले और हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतर कर सकें। अब हम डीएफओ साहिबा के पास आए, उससे पहले जानना चाहते हैं, जंगलों की कटाई डीएफओ साहिबा के लिए चुनौती है या आपके लिए? मनोज, आपने बड़ी जल्दी रख दिया। नहीं, जंगलों की कटाई निश्चित रूप से डीएफओ मैडम का विषय है, और जब भी उनके तरफ से इंफॉर्मेशन आएगा, और हम लोग भी अपने तरफ से उस पर निगाह रखते हैं, बट उनको पूरा सहयोग हमारे तरफ से मिलता है। नहीं, जंगल कट रहा है तब तक तो उनकी समस्या है, पर कटने के बाद जो यहां से वहां लकड़ी को ले जाया जाता है वो तो आपके लिए भी कोई विषय है कि नहीं? कैसी है उसमें कार्रवाई? नहीं, ऐसा है कि इनके ही सब बैरियर लगे हुए हैं। निश्चित रूप से वो हमारा भी विषय है। जब जैसे ही किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ जी, तो पुलिस का विषय आ ही जाता है। उस पे हम लोग अपने तरफ से सतर्कता रखते हैं, और निश्चित रूप से इस पे वन विभाग का पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। तो अभी कटाई कैसी चल रही है? ये मेरे से ज्यादा बेहतर डीएफओ मैडम बताएंगी। जी मैडम, पहली बार ऐसा है कि कोई एसपी अपने जिले के संदर्भ में कह रहा है नहीं, ये विषय डीएफओ साहिबा ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, एसपी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वन विभाग का मुख्य रोल जो है वो वनों की कटाई, जो अवैध कटाई के मामले कुछ हमारे जिले में मैं 1 साल 3 महीने से यहाँ पर पदस्थ हूँ, और पिछले कुछ महीनों में अवैध कटाई के मामले हमारे सामने आए जी, जिसमें मेनली सागवान का कटाई जो हमारे सामने आया, जो विभाग ने ही सागवान के पेड़ों को लगाया है उसकी कटाई। कुछ हमारे जो सामने आए वो जो कटाई कर रहे हैं वो गांव वाले ही कर रहे थे। उसमें हमें पता चला, जैसे कुछ मामले हमारे कोरजा गौरेला में हमने अतिक्रमण भी हटाया, तो कुछ मामले गौरेला के, कुछ मामले हमारे सामने पेंड्रा के आ रहे हैं। हर जगह आप अमूमन देखेंगे एक ही मैटर है, मतलब लोग अतिक्रमण के उद्देश्य से वहां पे कब्जा करना चाह रहे हैं, उन पेड़ों को काट रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें एक चीज को फॉलो किया, जो मैं अपनी तरफ से हमेशा हर कार्रवाई में, कि दोनों तरफ कार्रवाई हो। हमारे जो कर्मचारी हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो नियमित रूप से बीट जांच नहीं कर रहे हैं, जब्ती नहीं कर रहे हैं लकड़ी को, उन पे भी कार्रवाई हो, और जो गांव वाले या जो लोग ये कि पेड़ों को काट रहे हो उन पे भी किसी प्रकार की कार्रवाई हो, जिससे डिटरेंस बोथ वे होना चाहिए जी। हम लोगों ने देखा कि हमारे विभाग के ही कर्मचारी अधिकारी कई बार, या तो वो उनको इतने टाइम से वो लोग पदस्थ हैं जिससे उनको कार्रवाई करने में डर लग रहा है। मैं ये देखी हूँ यहाँ पे जी, कि वो कहते हैं कि हम लोग मैडम 10 साल से यहाँ पे पदस्थ हैं, हमको यहाँ से हटा दें जी। तो मेरा ये कहना है कि आपकी वन समितियां हैं, वन प्रबंधन समितियां, आप उनको क्यों एंगेज नहीं करते? आप उनको एंगेज करो, उनको बुलाओ, हम लोग उन वन प्रबंधन समितियों में आएंगे, बैठकें लेंगे और इस चीज को डिटर करेंगे कि आप जंगलों की कटाई ना करें। बहुत सारी गर्डलिंग की केसेस हम लोगों ने जंगलों में देखे। हालांकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि गोबर मिट्टी का लेप लगा के साल के वृक्षों का जो गर्डलिंग मेनली होता है, और इवन अगर वन प्रबंधन समिति भी उसमें कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि अगर जैसे कहीं भी हानि होती है हमें, तो हमारी जो फॉरेस्ट मैनुअल एक रहती है उसमें ये प्रावधान है कि 50% राशि, जो लाभांश की राशि जब पेड़ों की कटाई हम लोग करते हैं कूप में, तो 50% जो लाभांश की 10% लाभांश की राशि मिलती है, उसमें से हम लोग उन पे भी कार्रवाई कर सकते हैं जी। तो ये हमने बहुत निरंतर प्रयास किया अपने स्तर पे, जो एक वन मंडल अधिकारी के रूप में मैं कार्रवाई कर सकती हूँ उसमें मैंने कभी देरी नहीं की है, उसमें मैं हमेशा निरंतर कार्रवाई। तो कुल मिला के गौरेला पेंड्रा मरवाई जो वनाच्छेदित क्षेत्र के रूप में पहचान रखता है,
आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके विभाग को? 2-3 चुनौतियां हैं हमारे पास। जी। सबसे बड़ी चुनौती अवैध कटाई है, दूसरी चुनौती अवैध उत्खनन है, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। एक मार्ग है हमारा खोंगसरा से अमरकंटक, निरंतर वहां रेत हाईवा में परिवहन होता है। दूसरा जो मेजर मुझे दिखा है, एक अपना पीपरिया का एरिया है, वहां राजस्व एरिया में से भी और वन क्षेत्रों में भी रेत निकाली जाती है। तो कहीं कहीं ये बात सामने आए कि आवासों के लिए रेत निकल रही है ट्रैक्टर, लेकिन मेरा ये सवाल था कि एक ट्रैक्टर की बजाय 5 ट्रैक्टर या 6 ट्रैक्टर क्यों लगाए जाते हैं? जी। तो हम लोग कई बार, मैंने खुद अभी परसों तरसों की बात है, मैं गई तो एक ट्रैक्टर को मैंने रोका तो पीछे से एक ट्रैक्टर भाग गया। जी। तो ये सब मामले हमारे सामने आते हैं। और वन क्षेत्रों में ट्रैक्टर या हाईवा अगर हम पकड़ते हैं अवैध उत्खनन करते हुए, तो हमारे यहाँ कार्रवाई ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि माइनिंग में आप पेनल्टी देके छूट जाएगा, लेकिन हमारे में राजसात करने की कार्रवाई होती है। जी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, चलिए हम पेनल्टी लगा के, मतलब भारतीय वन अधिनियम में हम लोग केस को कंपाउंड भी कर सकते हैं, उसमें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि महीना महीना उसको टालें, जिससे कम से कम डिटरेंस एक आए। तो कलेक्टर साहब आपके पास आता हूं, आपने एसपी साहब की बात को भी सुना, डीएफओ साहिबा की भी बात सुनी। ये कमाल की बात है, पेड़ कट रहे हैं पर उसमें विचार किया जा रहा है कि गांव वाले अतिक्रमण के लिए ही शायद काट ले रहे हैं। रेत उत्खनन हो रहा है, बिना अनुमति के हो रहा है, पर शायद अपना घर बनाने के लिए हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है? वाकई जमीन कब्जा करने के लिए या अपना घर बनाने के लिए सब हो रहा है, या कुछ संगठित तरीके से चल रहा है? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न आपने किया। सचमुच में इसमें प्रशासन को गहराई में जाना चाहिए। जी। पता करना चाहिए कि कोई व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप वह ऐसा करने को बाध्य हो रहा है, या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश के तहत कोई व्यक्ति ऐसा समूह में करवा रहा है। ये वास्तव में जांच का विषय। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब इसके विषय में अब आगे कार्रवाई करवाएंगे। पर अब हम थोड़ा विकास संबंधी बात कर लें। एक नया जिला बना, चर्चित जिला है, पर लोग मानते हैं कि सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा है। जी। इतना बड़ा वन क्षेत्र है, पर पर्यटकों की दृष्टि से जैसी संख्या होनी चाहिए लगता है कि शायद नहीं है। कुछ परिकल्पनाएं हैं आपकी आने वाले समय को लेकर? क्या इस क्षेत्र के विधायक वगैरह इस दिशा में भी कुछ सोचने करने की इच्छा आपके साथ व्यक्त करते हैं, या केवल उनके पास कुछ विषय अपने रहते हैं, उतने तक की बात रहती है? बड़ा बढ़िया मेरे विषय का, मेरे अभिरुचि का प्रश्न आपने छेड़ा। मैं इसमें 1-2 मिनट आपसे ज्यादा लूंगा। जी। प्रकृति ने इस जिले को या इस क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में सब कुछ सौंपा है। वनीय क्षेत्र है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, जल व्यवस्था यहां प्राकृतिक चली आ रही है। पर्यटन की दृष्टि से हम चर्चा करें, यह जिला पूर्व से ही समृद्ध है। वर्तमान में यहां राजमेरगढ़ जैसा प्रदेश का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है या पहाड़ है, जहां युवाओं की ट्रेकिंग कराई जा सकती है। लमना जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाओं से विकसित हुआ गांव और मड हाउस है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी के तथ्य में लाना चाहूंगा कि वहां वर्तमान में करीबन 20 दिन पहले इटली और लंदन से 2 पर्यटक आए थे। उसके पहले मलेशिया, जर्मनी, इंग्लैंड से लोग आकर के गए हैं। 10 या 15 दिन पहले ही नेशनल जियोग्राफिक की टीम आकर के फिल्मा के गई है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, हम थोड़ा सा विकसित कर लें। मैडम के अपने क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत अच्छा स्पॉट विकसित किया है, गगनई नेचर कैंप। मैं दावा करता हूं, हरिभूमि INH के इसी मंच से दावा करता हूं कि उसको हम थोड़ा सा और बढ़िया कर लें, और नैनीताल को फेल करेगा। ये कलेक्टर साहब अगर लगा रहे हैं, हाँ, डीएफओ साहिबा बैठी, एसपी साहब बैठे, कलेक्टर साहब बैठे, सामने मंत्री बैठे, 2-2 विधायक बैठे, तो भी अगर है? नहीं, अगर इसीलिए है कि
विकास किसी एक का विषय नहीं होता। यहां तो सब बैठे हैं। विकास सभी जनता का, जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, अधिकारियों का, सबका सम्मिलित विषय है। सब एक साथ आए, इसीलिए मैं अगर शब्द जोड़ता हूं, क्योंकि समय पे मेरा वश नहीं है जी। मैं मेहनत कर सकता हूं, अधिकारी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र को यदि विकसित करना है तो सबको एक साथ आना तो पड़ेगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ के लोगों का मिजाज? बहुत अच्छा है, सहयोगी है। एक हमारे तो अगर पे रहेंगे या निश्चित ही हो जाएगा? निश्चित रूप से हम करेंगे। एक हमारे पत्रकार साथी हैं सुबीर चौधरी, उन्होंने यहाँ के संबंध में जो वीडियो डेवलप किए हैं, उन्होंने मुझे अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से भेजा था। मैंने उसको अपने ग्रुप में सर्कुलेट किया। मेरी कल ही बात हुई है शाम को। मेरे कुछ मित्र हैं जो मुंबई, पुणे, एक दुबई में हैं, वो 15 दिन के अंदर यहाँ आना चाहते हैं जी। तो यह इनका आकर्षण है इस जिले का पर्यटन के क्षेत्र में कि वो सबको खींच रहे हैं। बाहर से बहुत मात्रा में पर्यटन यहाँ हो सकता है, डेवलप कर सकते हैं। संतोष भाई ये बताओ, आ तो जाएंगे, आपके मित्र भी आ जाएंगे, दुबई से भी आ जाएंगे, रुकवाओगे कहाँ? संसाधन हम विकसित कर रहे हैं, धीरे धीरे अरे करके। आ तो वो 15 दिन में रहे, धीरे धीरे कर उतना पर्याप्त हमारे पास में व्यवस्था है जी। सभी जगह हमने व्यवस्था की है। मैडम ने गगनई कैंप में 8 अलग अलग कमरे विकसित किए हैं। 16 लोगों के लिए एक साथ रुकने की व्यवस्था है। लमना में 10 लोगों के लिए व्यवस्था है। राजमेरगढ़ में कैंप लगा सकते हैं, फायर कैंप हम अपना, तो उसमें जितने चाहें उतने टेंट लग सकते हैं। आमापानी में पर्याप्त है हमारे पास। हमने वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से व्यवस्था की है, क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। परेवा पाठ है, बहुत बढ़िया हमारा बर्ड वॉचिंग सेंटर है। अरे आपके पास इतना सब कुछ है। आपने अभी बताया कि आपके पास तो कोई व्यक्ति है जिसने 8 करोड़ का तो अमचूरी बेच लिया जी। पर स्वयं जिले की माली हालत क्या है? कोरबा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, पहले जी। पॉलिसी थी तो डीएमएफ में कोरबा वोरबा से पैसे वैसे ठीक आते होंगे। आजकल पैसे वैसे का क्या हाल है? डीएमएफ में कुछ है? चूंकि इस बार डीएमएफ में बदलाव हुआ है, तो इस वर्ष से जो अन्य जिलों से हमको राशि प्राप्त होती थी अब नहीं हो पाएगी। डीएमएफ के मामले में हम शून्य हैं। तो इससे कौन ज्यादा निराश है? निराश नहीं, दूसरे संसाधन खोजने पड़ेंगे। जब एक खिड़की बंद हो जाती है तो कोई दूसरी खिड़की, दूसरे दरवाजे तलाश किए जाते हैं। हार के नहीं बैठना है, नए संसाधन खोजना है, नए क्षेत्र तलाशेंगे। जिले को तो विकास के पथ पे लेके जाना है। आपने पूर्व प्रश्न में एक पूछा था कि जनप्रतिनिधियों का कैसा योगदान है जी। हमारे क्षेत्र के सभी जिला पंचायत सदस्य, माननीय विधायक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायतों को मेरे अध्यक्ष और सदस्य तथा सभी सरपंच हमारे साथ देते हैं। चाहे वो जल संरक्षण का मामला हो, बाल विवाह रोकने का मामला हो, स्कूली बच्चों को आगे बढ़ाने का मामला हो, सभी में साथ देते हैं। अरे आप राजनीतिक व्यक्ति तो हो नहीं, नहीं, पर मैं अपने स्वभाव से थोड़ा लाचार हूं। आपने सबका नाम लिया, सांसद महोदय का नाम नहीं लिया, कोई खास दिक्कत? कृपया ये बताएं मुझे आप कितना समय देंगे? मैं सबका नाम ले लेता हूं। तो कुल मिलाकर मुझे व्यक्ति विशेष से या कुल किसी मिलाकर जनप्रतिनिधि संतोष से- देवांगन जी काफी आशान्वित हैं जिले की संभावनाओं को लेकर। तो मैं अब आखिरी दौर की बातचीत पर हूं, क्योंकि हमें अपना अगला सत्र शुरू करना है। तो एसपी साहब आपके पास आना चाहता हूं और कुल मिलाकर आपसे समझना ये चाहते हैं कि जो ये गोरेला पेंड्रा मरवाई जिला है, बड़ा डेंस इलाका है वनों की दृष्टि से। तो इस इलाके में पुलिस के लिए काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, सर्विलेंस की दृष्टि से, चीजों की निगरानी की दृष्टि से, और इस चुनौती को तकनीक के साथ कुछ मिलाकर आप काम कर रहे हैं? नहीं, डेंस इलाका पुलिस के मान से बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में डेंस इलाका, जंगल का डेंस इलाका पुलिस के हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब वर्नेबल नहीं है। मतलब उसका पुलिस की यहाँ की इस जिले के संदर्भ में जंगल का डेंस होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वजह? नहीं, इस तरह के अपराध नहीं है यहाँ कि मतलब उसको जंगल से कोई फायदा हो सके, इस तरह के अपराध नहीं। यहां पर किस तरीके के अपराध है चुनौती के रूप में? नहीं, सामान्य रूप से तो मैं देखता हूं कि जमीन विवाद है और जमीन विवाद के कारण मारपीट के प्रकरण काफी हैं।
इसके अलावा जो कम उम्र की बालिकाएं हैं वो मतलब घर से कहीं चली गई और उस पे हम लोगों को अपराध कायम करना पड़ता है, तो इस तरह के ही अपराध ज्यादा हैं। तो ये जो आपने बालिकाओं वाली बात कही, इसमें क्या नजर में आया? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां पर एक चुनौती के रूप में है? क्या संगठित तरीके से यहां पर बच्चियों को बहला फुसला कर लोग दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या अपवाद स्वरूप ऐसी घटना आपके संज्ञान में आती है? बिल्कुल अपवाद स्वरूप है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई वो नहीं है। बच्चियां या तो परिजनों से नाराज होके, और सामान्य रूप से क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसमें किसी भी थोड़ा सा भी मतलब परिजनों से नाराज हुई तो वो कहीं और जाके खुद अपना कमाना खाना इस टाइप का वो करते हैं, और परिजन उसमें ये वो थाने में आते हैं कि भाई हमारी बच्ची जो है नहीं मिल रही है, तो उस पे जो कि चूंकि कानून में ऐसे लाज हैं तो हमको उसमें अपराध कायम करना पड़ता है। बाद में पतासाजी पे बालिकाएं मिल जाती हैं और उनके परिजनों को सौंप दी जाती हैं। तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ वरिष्ठ जी, और समझना चाहता हूँ, पिछली बार हमने पेड़ों की बात की, वनों की बात होती है तो उसमें दो चीजों पर बात होती है, वनों पर और दूसरा वन्य जीवों पर। वन्य जीवों की क्या स्थिति है मरवाही क्षेत्र में? वन्य जीवों के मामले में मरवाही बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ल्यूसिस्टिक स्लॉथ बियर है, जिसको हम सफेद भालू के नाम से जानते हैं, अभी हम लोग, मैं बहुत लकी हूँ कि अपने कार्यकाल में मैंने सफेद भालू को हम लोगों ने देखा है और उस चैलेंज को भी देखा है। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जी, यहाँ एक चीज को मैंने महसूस किया कि लोगों में शायद उतना वन्य प्राणियों के लिए उतनी समझ नहीं है, जिस कारण यहाँ पे जो हाथी और भालू हैं दोनों को दौड़ाते हुए हम लोगों ने फेस किया, और वो बहुत ही चैलेंजिंग था। तो पिछले महीने जब हाथी हमारे यहाँ 37 दिनों के लिए मरवाही क्षेत्र में आए थे, 4 टस्कर्स थे, तो टस्कर्स बहुत खतरनाक रहते हैं। नॉर्मल जो मादा हाथी के समूह रहते हैं उससे खतरनाक टस्कर रहते हैं। किसी भी प्रकार से अगर उनको छेड़ा जाए तो वो उन व्यक्तियों को चार्ज कर देंगे और उनकी किसी भी तरह की जो मनुष्य हानि है वो हो सकती है। लेकिन हम लोग मेरे स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया कि हम लोगों ने 37 दिन वो लोग रहे निरंतर। वो एक फल के बागान में जाते थे, जो हॉर्टिकल्चर का बागान है, वहां जाके आम खाते थे, कटहल खाते थे, और किसी मतलब दीवारें तोड़ी हैं सब, आप लोगों ने मीडिया में पूरी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। लेकिन आप क्या नहीं मानते कि जो एलिफेंट कॉरिडोर की हम बात करते हैं, हाथियों के रहने की जो जगह है उस पर धीरे धीरे मनुष्य कब्जा करता जा रहा है, और इसका नतीजा इस प्रकार के संघर्ष के रूप में है। जी, इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी भी लोग जंगल काट कर उस पर आवास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इससे कैसे निपटेंगे? नहीं, इससे हम लोग देखिए, प्रक्रिया हमारे को जो शासन ने अथॉरिटी और जो पावर दी है, जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि निरंतर रूप से हम उसको एक्सरसाइज करें। अगर हम अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वहां पे जो लोग हैं अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं, जिसमें हम लोग तत्पर हैं, उनको उसमें हमारा जो भारतीय वन अधिनियम में उसमें प्रक्रिया निर्धारित है कि आपको 80 में को नोटिस देना है। वन मंडल अधिकारी का दायित्व है कि वो नोटिस दें और उसके बाद वो लोग अपने स्टाफ को बोले कि आप भाई हटाइए। तो इस चीज को संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है कि हाँ, अतिक्रमण हो रहा है, पहले तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी पड़ेगी कि हाँ, अतिक्रमण हो रहा है और उसको हटाने का प्रयास हम लोगों को निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयास ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रयास नहीं किया जाता है तो वही अतिक्रमण आज जो हो रहा है वो सालों में पूरा 100 हेक्टेयर 150 हेक्टेयर फैल जाएगा और उसको हटाने में बहुत समस्या आती है। तो कुल मिलाकर उस दिशा पे काम करने की जरूरत है। तो मैं आखिरी बिंदु पर आता हूं कलेक्टर साहब, खेती और उद्योग। किसी भी जिले के संदर्भ में स्कूल शिक्षा के बाद, चिकित्सा के बाद खाने और कमाने को लेकर ही बात होती है। मरवाही खेती और उद्योग कहां खड़ा है और कहां ले जाना है? केवल मरवाही या जीपीएम? मरवाही जिले की बात कर रहे हैं आप, उसमें गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, आप चाहो तो फिर अटल जी नाराज ना हो, कोटा भी शामिल कर लेते हैं। यहां पूर्व से ही जलवायु ऐसी है कि प्राकृतिक चीजें बहुत शुद्ध रूप में मिलती हैं
मैं केवल 2 तथ्यों को यहां आपके सामने रेखांकित करूंगा। एक है हमारे क्षेत्र का शहद जो आमाडोब और केवची एरिया से प्राप्त होता है। दूसरा है इस क्षेत्र का कभी बहुत प्रसिद्ध रहा, बहुत चर्चित रहा जिले का गौरव विष्णु भोग चावल जी जो मैंने आपको भी भेंट किया है जी माननीय मंत्री जी के लिए। जी यह विष्णु भोग चावल मैंने देखा कि यदि इसको प्रमोट किया जाए, वर्तमान में यहाँ जो सीओ जिला पंचायत है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। 1048 फार्मर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनसे विष्णुभोग चावल की खेती करवाई जा रही है। इस बार रकबा हम करीबन 100 हेक्टेयर के आसपास लगभग 250 एकड़ का और बढ़ा रहे हैं। साथ में मूंगफली और मूंग की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यह विष्णुभोग चावल पूर्व से इतनी मांग होती थी कि यहां पूरता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शनय शनय किसानों का रुझान कम हुआ था और उत्पादन क्षमता घटी थी। फिर से उसको पुनरुज्जीवित कर रहे हैं, बिहान के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि मेरे पदस्थापना के पश्चात आप सबके सहयोग से हमारे अध्यक्ष जी कहाँ गए? जलान जी किधर बैठे हैं? अच्छा, इन्होंने 100 किलो एक ही दिन में खरीदा था। वो अखिलेश नामदेव जी कहाँ हैं? उन्होंने 60 किलो खरीद करके छिंदवाड़ा भिजवाया था। मनीष कहाँ है? वो मनीष जी हैं वहां। पर्याप्त मात्रा में इन्होंने खरीदी की, मुझे आंकड़े भी याद है। तो बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने खरीदी की। लगभग 32 क्विंटल 2 महीने में हमने बिक्री किया है। वर्तमान में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्पित किए थे। उन्होंने 6 जून को निमधा में आप मीडिया के साथियों के साथ हमारे इस चावल का जो प्रचार किया, उसी का परिणाम है कि महासमुंद जिले के बसना का एक किसान है भोजराम साहू, उन्होंने 100 किलो बीज यहां से ले जाकर के अपने खेतों में लगाया है। हमारे बहुत सारे अधिकारी साथी हैं, अपने एक एक एकड़ के खेतों में उसका इस बार अपने अपने गांव में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहना यह चाहूंगा कि रकबा बढ़ रहा है, किसानों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी आय में इजाफा हुआ है और सबसे बड़ा दीदियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। आपने खेती पे तो बता दिया, उद्योगों की कोई संभावना? यह क्षेत्र वैसा उद्योग स्थापित करने में फिलहाल कम रहा है जैसा अन्य शहरों पे है, अन्य जिलों में है, परंतु यहां वनोपज आधारित उद्योग स्थापित करने से बहुत लाभ होगा। यह उसी के लिए प्रस्फुटित है। और चूंकि रेलवे लाइन है, यहां का जामुन दिल्ली जाता है, यहां का सीताफल कटनी तक जाता है, इमली और अमचूर का मैंने बता ही दिया। कटहल, जिस कटहल को हम सामान्य समझते हैं, वह भी बाहरी प्रदेशों में आंध्र प्रदेश तक जाता है। तो कुल मिलाकर हमारी जो बातचीत है उसमें गोरेला पेंड्रा मरवाई में संभावनाओं की अकूत संभावनाएं प्रशासन देख रहा है। चुनौती के तौर पर रेत का अवैध उत्खनन है, जंगलों की अवैध कटाई है, जिस पर काम करने की सख्त जरूरत प्रशासन महसूस कर रहा है। वनोपज आधारित उद्योग अगर यहां पर लगे तो यहां के लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। और खेती की जहां तक बात है तो एक नवाचार हो रहा है विष्णु भोग को पुनर्स्थापित करने का। उम्मीद करते हैं कि संतोष देवांगन जी का प्रयास इस दिशा में मील का पत्थर आप सबके सहयोग से साबित होगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए जिन्होंने खुलकर आपसे बातचीत की, और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।